हम दो बहनें ही थीं और मेरी बड़ी बहन रश्मि की शादी के वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी। शादी के वक्त मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मेरे जीजा जी ने अपनी दीदी की विदाई के समय मुझे अपने पास बिठाया और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, माही, रोने की क्या बात है, साली तो आधी घरवाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर गई थी। जीजाजी कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और राजीव जीजा भी उनके साथ ही आए थे। वह बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाले थे। जितना दिन वह हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसीलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 2 महीने बाद फिर दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और यह खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिनों के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थीं और मम्मी से कह रही थीं कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी और चक्कर आ रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा तो वह कहने लगी कि राजीव तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने को मना किया है। अगर दीदी आ भी जाती है तो राजीव जीजा और उनके पापा को बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं माही को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और यह तुम्हारे घर के काम काज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, माही को अकेले ना भेजना, राजीव को मैंने कहा है, वह लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और न जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 3 दिन बाद ही जीजा जी मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और जीजा जी ही थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी, कोई झंझट नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। दीदी के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब सा था। वह बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसीलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे से उनके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। राजीव का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 3 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई थी। जीजा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बहन होगी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा मुझे नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप कर मुझे देख रहा था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहाँ दीदी और जीजा जी आराम से एक साथ लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजाजी उठकर बैठ गए, कहने लगे, अंदर आ जाओ माही, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं राजीव से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो, किसी पर आंख बंद कर विश्वास मत करना। उनकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वह इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? यह बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वह मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था। कहीं वह दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आँखों ही आँखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, माही, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाज़ार ले जाऊँगा। तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थीं। कहने लगी, राजीव तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं राजीव जीजू का ख्याल रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो राजीव मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मेरी यह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात अचानक लाइट चली गई। तभी किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गई। मुझे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वह कहने लगी, माही, तुम परेशान ना हो, राजीव अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, राजीव जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला दी थी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा से अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसीलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर से हंसने लगी।
राजीव मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो मेरे कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वह कौन हो सकता था, यह बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर जीजा जी दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास। इस सब से मैं बहुत डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजा जी कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी जीजा जी से कहने लगीं, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि यह इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हों, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था, यह मेरा वहम नहीं था। इस बात का मुझे अच्छी तरह से यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन जीजा जी किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थीं और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। राजीव जीजू किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रह गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकी थी। मगर राजीव ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और कसके पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो राजीव कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा जी के इन शब्दों से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वह कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था, उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे और कब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। राजीव बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वह वापस चले गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वह परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आँखें सुजा ली हैं। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही मैं राजीव के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गईं तो उनकी ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई।
मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थीं और अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थीं। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगीं, माही, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थीं जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन रुकने का फ़ैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी को बहुत खुशी हुई थी और मुझे गले से लगा लिया। जीजा भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सुनकर राजीव भी परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि जाओ अपनी दीदी के लिए दूध ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध बना रही थी कि एक बार फिर राजीव किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने राजीव को धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा जी को मेरी बात का कोई असर ना हुआ और वह मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज़ पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजा जी का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजा जी पर और उससे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 17 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले 1 हफ्ते से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं। दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे बालों में हाथ फेरकर कहने लगी, देखो माही, मेरी बात गौर से सुनो। मैं राजीव का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ राजीव तुमसे चाहता है वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आप कैसे ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र जमाए बैठा है? वह आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें राजीव के साथ वह सब कुछ करना ही होगा जो वह तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और जीजा जी बाप बनने वाले हैं। दीदी ने कहा, नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती। यही बात पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और राजीव को एक बच्चा दे सको। राजीव किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं राजीव से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और राजीव की ज़िंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा जी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ लिए और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक ना मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी,
अगर मैंने उसकी बात न मानी तो राजीव मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। उसका इल्ज़ाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने चरित्र की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने उसे सगी बहन ही समझा था। कभी यह फ़र्क हम दोनों के बीच आएगा, यह मेरे ख्याल में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फ़ौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को फ़ोन कर देंगे। जीजा जी गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन ना करती। अब जबकि तुम जान चुकी हो कि यह दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं, शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से आज यह दिन देखना पड़ रहा है। मैंने राजीव के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी, जबकि उन्होंने तो कभी सौतेली बेटी और अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। इसीलिए बेटी ने उनके प्यार का यह सिला दिया है और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो राजीव जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता ना रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा कर बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वह बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखे, किसी पर अंधविश्वास ना करे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना मतलब निकलना होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।